गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, ये जो आपका 8वां लेसन है श्याम एक किसान, और इसके जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इन ये जो हमारे कवि हैं, एक श्याम एक किसान की यह एक कविता है। इसके जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने अभी जो कविता थी हमारी श्याम एक किसान, और उसके जो कवि हैं, क्या नाम है इनका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आज इनके जीवन परिचय के बारे में यानी कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा आप ध्यान से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रतिनिधि किसे कहते हैं? जो कविताओं को क्या करता है, संचालन करता है। तो जो नई कविता है उनकी संचालन करता माना जाता है, किनको प्रतिनिधि माना जाता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। उन्होंने पद्य के साथ साथ गद्य क्षेत्र में भी स्मरणीय योगदान दिया। देखिए हमारी जो रचनाएं होती हैं, जो रचना होती है वो 2 प्रकार की होती है, गद्य रचना और पद रचना। गद्य रचना हमारी कहानी, निबंध, लेख, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, ये हमारी गद्य के अंदर आते हैं। और पद रचना हमारे दोहा, छंद वगैरह में रची हुई कविताएं, ये सब हमारे पद भाग में आती हैं। तो अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा ध्यान से आप। जीवन परिचय किनका है? ये सक्सेना जी का। देखिए जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1927 में। इनका जन्म कब हुआ? 1927 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में। इसी ज़िले से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेकर इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। यानी इन्होंने कहाँ पर ही अपनी हाई स्कूल की परीक्षा होती है इनकी? बस्तीपुर ज़िले में ही इन्होंने अपने जो बस्ती ज़िला था उसी में इन्होंने अपनी स्कूल लगभग पूर्ण की। और बनारस का क्वींस कॉलेज था उसमें इन्होंने BA MA की उपाधि ली। इलाहाबाद से प्राप्त हुई इन्होंने किया, कॉलेज है इसमें हाई 10वीं तक, फिर +2 की जो क्वींस है ये कॉलेज में की। BA MA की उपाधि इन्हें इलाहाबाद में प्राप्त हुई। कहाँ प्राप्त हुई? इलाहाबाद में प्राप्त हुई। आगे देखिए, तो इलाहाबाद से प्राप्त हुई। आप याद रखना कि BA MA इन्होंने इनकी जो उपाधि थी वो कहाँ मिली इनको? इलाहाबाद में। कुछ समय अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने आकाशवाणी में कार्य किया। अध्यापन यानी पढ़ाई करवाने के बाद में इन्होंने उस कार्य को छोड़ दिया, और उसके बाद में इन्होंने किस में कार्य किया? आकाशवाणी में कार्य किया। आगे द्वारा संपादित पत्र दिनमान में इन्होंने उप संपादक के रूप में भी कार्य किया। आगे जी द्वारा संपादित पत्र था, जो हमारे आगे जी था वो पत्र संपादित करते थे। कौन सा? दिनमान। और उसमें यह सह संपादक के रूप में या उप संपादक के रूप में कार्य करते थे। इसमें चर्चे और खर्चे नाम का स्तंभ नियमित रूप से छपता रहता था। यानी चर्चे और खर्चे नाम का स्तंभ यानी एक पेज या कुछ पंक्तियाँ, लाइनें चर्चे और खर्चे से संबंधित रोज छपता था, जिसे सर्वेश्वर जी ही तैयार करते थे। यानी ये जो पेज छपता था इसकी तैयारी कौन करते थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ही करते थे। आगे देखिए, यह स्तंभ बहुत लोकप्रिय हुआ। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। इसको चर्चे और खर्चा जो स्तंभ था इसको बहुत ज़्यादा लोग क्या करते थे? पसंद करते थे। लोकप्रिय होना। बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका पराग का भी कुछ काल तक संपादन सर्वेश्वर जी ने बड़े मनोयोग से किया। यानी बच्चों के लिए जो बाल भास्कर आता है, अभी आपने देखा होगा भास्कर के साथ छोटी सी बुक आती है बच्चों के लिए, उसमें कहानियाँ, चुटकुले वगैरह आते हैं। उसी प्रकार से एक पराग नाम की पत्रिका निकाली जाती थी, उसमें भी इन्होंने अपने मन से कार्य किया। सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल जी का देहावसान हो गया। देखिए आपने देखा इतना, अब आगे देखिए, एक बार दोबारा देखिए ध्यान से। जन्म कब हुआ इनका? 1927 में। मृत्यु कब हुई?
1983 में। ठीक है, दो ये मृत्यु है, देहावसान का मतलब होता है मृत्यु, और ये जन्म है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ। हाई स्कूल इन्होंने यहाँ से की, क्वींस कॉलेज से इन्हें इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, और BA MA इन्होंने इलाहाबाद से की। आगे कुछ समय इन्होंने क्या किया? अध्यापन कार्य किया, लेकिन आकाशवाणी में काम किया। आगे के द्वारा संपादित पत्रिका दिनमान में इन्होंने उप संपादक के रूप में कार्य किया। चर्चे और खर्चे जो स्तंभ छपता था उसमें, उसके जो मैटर तैयार करना होता था वो सारा सर्वेश्वर जी ही तैयार करते थे। यह स्तंभ बहुत लोकप्रिय हुआ, यानी लोगों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका पराग का भी इन्होंने कुछ समय तक क्या किया? संपादन किया, लेकिन मन से किया। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए कृतियाँ, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं। बहुत सी रचनाएं रची हैं, लेकिन कुछ रचनाएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कृतियाँ दी हुई काव्य संग्रह, बांस का पुल, काठ की घंटियाँ, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित हैं। यानी अज्ञे जी द्वारा जो तार संपादित किया जाता था उसके अंदर ही इनकी ये रचनाएं संकलित हैं। तो देखिए काव्य संग्रह में कौन कौन से थे आप देखिए। आप हटा देती उस कलर को, ध्यान से देखिए। ये है बांस का पुल, जो रास्ता बनता है पुल। आपने पुलिये, जिसको आम भाषा में बोलते हैं ना पुलिये, आपने देखा होगा बैरियल का पुलिया या और भी होते हैं। काठ की घंटियाँ, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सब जो अज्ञे जी द्वारा तार सप्तक संकलित कविताएं थी उनमें संकलित हैं। अगला देखिए उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूनी चौखट, ये इनके उपन्यास हैं। नाटक है बकरी, लड़ाई एक कहानी है। कुछ रचनाएं इनकी दी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सोया हुआ जल इनका उपन्यास है, पागल कुत्तों का मसीहा भी उपन्यास है, सूनी चौखटें ये भी उपन्यास है, नाटक इनका उपन्यास है, लड़ाई ये कहानी है। ठीक है, आगे देखिए साहित्यिक विशेषताएं। कुछ विशेषताएं होती है साहित्य में। सर्वेश्वर दयाल जी की रचना सहज बोध से उत्प्रोत हैं, यानी बहुत सरल भाषा में लिखते हैं। उसमें सौंदर्य परकता तो अवश्य है, किंतु कृत्रिमता का अभाव है। कृत्रिमता यानी जो होता है ना ओरिजिनल चीज़ है वो ज़्यादा दिखती है हमें, वास्तविकता दिखती है, अवास्तविकता नहीं दिखती है। भावुक रोमानीपन भी एक अनूठी शैली में प्रस्तुत है। भावुक हो जाते हैं हम जब इनकी कविताएं पढ़ते हैं। भावुक हो जाना यानी हम रुआसे से हो जाते हैं। इनकी कविताओं से हमें ग्लानि होती है, दुख होता है। प्रयोगवादी कविता होने के कारण इन्होंने अनेक नवीन प्रयोगों द्वारा काव्य कला को समृद्ध किया है। आगे देखिए भाषा शैली। भाषा में चित्रात्मकता का गुण सर्वेश्वर जी की विशेषता रही है। अलंकारों का भी यथास्थान सुंदर प्रयोग उनकी रचना में है। ये अलंकार का प्रयोग भी करते हैं। भाषा के प्रवाह में सभी प्रकार के तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग उन्होंने सुंदरता से किया है। उनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण भी सजीव रूप से उपस्थित है। देखिए बेटा ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये हमारे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जो हमारी कविता है श्याम एक किसान हमारी कविता है। इसके जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। एक कवि परिचय दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्होंने पद और गद्य दोनों क्षेत्र में क्या क्या रचनाएं की हैं। आगे देखिए जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कौन से ज़िले में? बस्ती ज़िले में। आगे देखिए इसी ज़िले से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बनारस के क्वींस कॉलेज
में प्रवेश लेकर इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। BA MA इन्होंने इलाहाबाद से किया। आकाशवाणी में कार्य किया और अध्यापन कार्य भी करवाया। दिनमान के उप संपादक थे। चर्चे और खर्चे नाम का स्तंभ नियमित रूप से लिखते थे और ये स्वयं तैयारी करते थे। बच्चों की एक पत्रिका निकाली जाती थी प्राग, उसकी भी रचना एक बहुत सुंदर तरीके से करते थे और उसमें कार्य करते थे संपादन का। इनका जो देह अवसान है यानी मृत्यु है वो 1983 में हो गई थी। आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचना दी हुई है, देखिए प्रमुख कृतियाँ: बांस का पुल, काठ की घंटियाँ, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, अग्गी द्वारा जो संपादित तार सप्तक है उसमें संकलित है, इकट्ठा की हुई है। उपन्यास है इनकी सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूनी चौखट, नाटक है बकरी, कहानी है लड़ाई आदि। ठीक है, आगे देखिए आप, साहित्यिक रचनाएं हैं ये। इनकी जो रचना होती है वो सहज बोध होती है। सहज बोध ओतप्रोत यानी बहुत सरल होती है। सौंदर्यता होती है उनमें, कृत्रिमता वास्तविकता पाई जाती है, वास्तविकता नहीं होती है। और दुख भी उनसे होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है। प्रयोगवादी कवि होने के कारण इन्होंने अपने अनेक प्रयोगों का वर्णन अपनी काव्य कला में किया है। भाषा शैली, भाषा में चित्रात्मकता का गुण अधिक पाया जाता है। चित्रों के द्वारा यानी किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, अलंकार भी इन्होंने प्रयोग किए हैं। और भाषा के प्रवाह में सभी प्रकार के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है सुंदरता से। इनकी जो रचना है वो प्रकृति चित्रण की सजीव रूप से उपस्थित है, यानी ये प्रकृति से संबंधित ज़्यादा रचनाएं रचते थे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, किस प्रकार की इन्होंने रचनाएं की। हमारी जो कविता है श्याम एक किसान, उसके जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनका जो जन्म है वो दिया हुआ है, मृत्यु दी हुई है, और इनका जो जन्म स्थान है वो दिया हुआ है, कहाँ से इन्हें MA BA किया, कहाँ से इन्हें इंटरमीडिएट किया, कहाँ से इन्होंने हाई स्कूल किया, किस में कार्य किया। कार्य देखो, इसने आकाशवाणी में किया, अध्यापन कार्य किया, फिर उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया, सह संपादक भी रहे या उप संपादक भी रहे। इन्होंने रचनाएं रची, कौन कौन सी रची वो मैंने आपको बताई हैं। साहित्य विशेषता का मतलब ये है कि इनकी जो रचना है वो किस प्रकार की है, लोगों को कैसी लगती है, और जो इनकी शैली हो किस प्रकार की है, यानी किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अलंकार हैं, छंद हैं, इनका प्रयोग करना, तत्सम तद्भव शब्द तो आपके अभी भी आते हैं, उनका प्रयोग करना, विलोम शब्द प्रयोग करना, ये सब चीज़ें। तो आज हम इस लेसन के जो लेखक परिचय है इसको पढ़ते हैं, कल हम इस कविता के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू। आप मेरे साथ इसको ध्यान से पढ़ें, साथ में उतारने की कोशिश कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप इनको ध्यान से पढ़िए बेटा सभी, और उतारने का कोशिश कीजिए। अगर उतारते हो तो इसको रोक के उतार लीजिए, वरना आपको PDF में ये उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके।